नमस्ते बच्चों। कक्षा 12 है, विषय हिंदी साहित्य। पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम और इसका पाठ है नाटक लिखने का व्याकरण। इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ श्रेणी का एक प्रश्न किया जाएगा जिसका अंक भार 1 होगा, अर्थात ए बे सदा वाला एक प्रश्न आएगा। प्रश्न ऐसे हैं, ऐसे छांटे हैं या ऐसे विशेष तथ्य इसमें शामिल किए गए हैं कि इस वीडियो से बाहर आने की जो गुंजाइश है वो सारी खत्म हो जाती है। वीडियो पूरा देखें। देखते हैं पहला प्रश्न कि भारतीय साहित्य में नाटक को किस प्रकार के काव्य की संज्ञा दी गई है। तो उत्तर लिखेंगे दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है, अर्थात देखने वाला, क्योंकि नाटक हमेशा मंच पर मंचित किया जाता है और दर्शकों के द्वारा उसे देखा जाता है। दूसरा प्रश्न है किसी नाटक में संपूर्णता कब आती है या कोई नाटक संपूर्णता को कब प्राप्त करता है। तो उत्तर लिखेंगे जब किसी लिखित नाटक का रंगमंच पर मंचन किया जाता है तब उसमें पूर्णता आती है। मतलब किसी लेखक ने नाटक लिख दिया, नाटक पूर्ण नहीं हुआ, और वो नाटक पूर्ण तब तक नहीं होगा जब तक किसी स्टेज पर उसको प्ले नहीं किया जाए। तीसरा प्रश्न है नाटककार को किसी नाटक की किस विशेषता को याद रखना आवश्यक होता है। मतलब नाटक लिखने वाले को तो उसे समय का बंधन याद रखना बेहद जरूरी है, अनावश्यक विस्तार नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न है नाटक कौन से काल में लिखा जाता है। तो हालांकि वो अपनी घटनाएं जो हैं या नाटक का जो विषय वस्तु है उससे भूतकाल से या भविष्यकाल से ले सकता है, लेकिन जब भी लिखा जाता है तो उसे वर्तमान काल में ही लिखना होता है, क्योंकि नाटक को स्टेज पर प्ले किया जाएगा और जब किसी चीज़ को मंच पर खेला जाता है, प्ले किया जाता है, तो वह हमेशा वर्तमान काल में ही होता है। तो अगला प्रश्न हो गया नाटक वर्तमान काल में ही क्यों लिखा जाता है। क्योंकि इसका रंगमंच पर मंचन किया जाता है या स्टेज पर इसका प्ले किया जाता है। आचार्य भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। सातवां प्रश्न है नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के एक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की होनी चाहिए। एक नाटक में कितने अंक होते हैं। तो 3 अंक होते हैं। नाटक का शरीर किसे कहा जाता है। वाचिक, अर्थात बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर माना जाता है। साहित्य की कौन सी विधा नाटक के सबसे निकट मानी जाती है। तो कविता नाटक के सबसे निकट की विधा मानी जाती है। कविता और नाटक को परस्पर निकट की विधा क्यों मानते हैं। क्योंकि इन दोनों विधाओं में शब्द अपने नए अर्थ, अष्टमिता, बिंब और प्रतीकों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि नाटक में भी हर शब्द का अलग अर्थ हो सकता है और कविता में भी हो सकता है। तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या होता है। तो संवाद या डायलॉग किसी नाटक के अनिवार्य तत्व माने गए हैं। तो किसी नाटक के कथ्य, उसके तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और उपसंहार को नाटक के आवश्यक तत्व माने गए हैं। सब टेक्स्ट किसे कहा जाता है। तो किसी नाटक के ऐसे संवाद जो स्वयं में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक हो, मतलब उसको बोलकर नहीं बल्कि क्रिया के माध्यम से दिखाया जाता है। मतलब जो भी हम कहें कि नाटक को स्टेज पर जो जो आदमी प्ले कर रहे हैं, जिनकी भूमिका वहाँ पर है, वो आदमी अपने द्वारा किसी ऐसी स्थिति को रिएक्ट करके दिखाए अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से उसे, और उनके पीछे निहित भाव अनलिखे और अनकहे संवादों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। मतलब लिखा नहीं गया है कि बच्चे को घबराना है, बल्कि बच्चे ने घबराने का नाटक किया, घबरा कर दिखाया उसने, वो क्रियात्मक हो गई। और उसी चीज़ को अंग्रेजी में सब टेक्स्ट कहा जाता है। प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम किस विधा को माना जाता है। तो रंगमंच को माना जाता है। किन विशेषताओं से युक्त नाटक ज़्यादा सफल और सशक्त माना जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों, आप ध्यान देंगे कि किसी भी चीज़ में, किसी साहित्य की किसी भी विधा में नकारात्मक तत्वों का होना बहुत कम होना जरूरी है, लेकिन नाटक वही ज़्यादा सफल होगा जिनमें ये सारे के सारे तत्व है। जितने ज़्यादा होंगे उतना ही, क्योंकि आपने यहाँ पर बात की थी 15वें प्रश्न में कि प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, इसलिए तो प्रतिरोध हमेशा असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों का वो करता है, प्रतिनिधित्व करता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। उक्त संवाद किस नाटक से लिया गया है। तो यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित
तो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उक्त संवाद किस नाटक से? स्कंदगुप्त नाटक से, जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कोई नाटक कर्म मार्मिक बन जाता है तो जिस नाटक के संवाद जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे वह उतना ही मार्मिक बनता है। किसी नाटक के संवाद की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो कथ्य और परिवेश की मांग के अनुकूल ही उसके संवाद होने चाहिए। कहने का अर्थ है कि किसी नाटक की भाषा सहज सरल सुबोध हो, ऐसा नहीं है। किसी नाटक में जो नाटक के संवाद हैं वो कठिन भाषा में भी हो सकते हैं, क्योंकि नाटक का जो विषय है, नाटक की जो कथा वस्तु है, जो उसका कथानक है वो है कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। नाटक की कथा आगे किससे बढ़ती है? तो संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है। नाटक और रंगमंच जैसी विधा के सृजन के मूल में क्या होता है? तो अस्वीकार या प्रतिरोध का भाव होता है। कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। नाटक का पहला अंग समय का बंधन होता है। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। नाट्य शास्त्र में नाटक का शरीर माना गया है शब्द, अर्थात वाचिक या बोले जाने वाले शब्दों को। नाटककार यदि अपनी रचना को भूतकाल या भविष्य काल से भी उठाए तो उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। नाटक को बीच में नहीं रोका जा सकता और नाटक के या संवाद के अनावश्यक विस्तार से जटिलताएं पैदा होती हैं, इसलिए बहुत कम और नपी तुली भाषा में संवाद होने जरूरी हैं। क्लाइमेक्स का अर्थ होता है चरम उत्कर्ष। नाटक एक आयामी होता है और नाटक में संपूर्णता उसके मंचन के बाद आती है। नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं और नाटक की प्रचलित शैलियाँ शास्त्रीय और लोक नाटक हैं। और हम थे अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।